अभी पिछले दिनों ही कमलनाथ जी पहुंचे बागेश्वर धाम। वहां जाने का कारण था धीरेन्द्र शास्त्री जी से विजय भव का आशीर्वाद लेना। अब बागेश्वर धाम ठहरे बाबा जी, सबके कल्याण की बात करेंगे, लेकिन यहाँ वो खेल गए गेम। कमलनाथ ने कहा बाबा मुझे जीतने का आशीर्वाद दो, और बाबा जी ने कहा कमल जीतेगा। और बाबा ने गलत नहीं बोला, कमल जीता, लेकिन कमलनाथ हार गए। 3 बड़े स्टेट्स में अपनी हार को पचाने और मरहम लगाने के लिए अब भारी मात्रा में हाजमोला और बरनौल की खपत होने वाली है। खैर, ये तो हुई सोशल मीडिया के मीम्स की बात, लेकिन कांग्रेस के हितैषियों ने इस हार को लेकर एक अलग कहानी भी बनाई है। एक कांग्रेस के वेल विशर ने हार में अपनी एक थ्योरी दी है, जिसका सारांश निकाले तो वो होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। असल में इस चमचे ने यूजर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें इन्होंने बताया कि दरअसल गहलोत, बघेल और कमलनाथ हारे नहीं, उन्होंने कांग्रेस की सत्ता को बचाने के लिए अपने सीएम पद की आहुति दी है। इस चमचे के अनुसार 2018 में कांग्रेस छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों जगह से जीत गई थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में सरकार नहीं बना पाई और वापस कांग्रेस के लिए पनौती बनकर मोदी ने फिर सरकार की बागडोर संभाली। तभी इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने प्रण लिया कि अब वो 2023 में अपने अपने सीएम के पदों की आहुति देंगे, यानी वो जानबूझकर हार जाएंगे ताकि 2024 लोकसभा जीत सके। इन तीनों मंत्रियों के लिए ये डिसीजन बहुत टफ रहा होगा, लेकिन तीनों ने दिल पर पत्थर रखकर ये सब किया। इसलिए मैंने कहा था कि उस बलिदान को इसी कहावत से डिस्क्राइब करेंगे कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हालांकि अभी 2024 का इलेक्शन होना बाकी है। कांग्रेस जीत गई तो बाजीगर कहलाएगी, और हार गए तो समझ लेंगे मोदी नाम का पनौती अब पूरे कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेगा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तीनों राज्य एक झटके में कांग्रेस के हाथ से निकल जाने का दर्द बीजेपी समझ रही होगी, क्योंकि 2018 में उन्होंने ये दर्द सहा था। लेकिन कांग्रेस का दर्द दुगना है, क्योंकि अब ले दे के इनके पास राज्य ही कितने बचे हैं, और उसमें भी 3 राज्य एक साथ निकल जाए तो किसी का भी मानसिक संतुलन खो सकता है। आई एम रियली वरीड फॉर राहुल जी। राहुल बाबा की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई दिन पहले ही राहुल बाबा ने खुद अपने मुख से यह घोषणा कर दी थी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जा रहा है कांग्रेस के हाथ से। कहते हैं ना कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती जुबान पर बैठती है, और उस वक्त बोली हर बात सच हो जाती है। तो शायद जब राहुल गांधी के मुख से ये बात निकली, तब निश्चित तौर पर सरस्वती उनकी जुबान पर विराजमान रही होंगी। दोनों भाई बहन पेट्रोल डीजल पर जीएसटी दिए जाने को लेकर भड़के हुए थे। ये हैं वो भाई बहन जिनका पूरा खानदान 70 सालों से पॉलिटिक्स में है, और उन्हें ये तक नहीं पता कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगती है। वो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का? जीएसटी में टैक्स देता है, और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। अब जिनके आका ही इस लेवल के हों तो कमल, गहलोत आदि तो बेचारे सैनिक मात्र हैं। राजनीति एक ऐसा बिजनेस है जहां नेताजी की जुबान ही उनका हथियार होती है। वही उन्हें उभार सकती है और वही उन्हें डुबो भी सकती है। पैसा, शराब, जो कुछ इलेक्शन में बंटता है वो बात की बात है, लेकिन जुबान सबसे बड़ा हथियार है। अभी पिछले दिनों राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहकर उनका अपमान किया। पनौती पनौती, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। एक नेता के तौर पर आप दूसरे नेता को इन शब्दों से बुलाएं, एक बार को चल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री होता है। ऐसे में राहुल गांधी अपने बड़बोलेपन पर लगाम नहीं लगा पाए। एक्चुअली बड़बोलेपन तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए बोला जाता है। राहुल गांधी अपनी बेवकूफियों को एक बार फिर सामने ले आए और जोश जोश में अपने चमचों की ताली और हंसी लूटने के मकसद से मोदी जी को पनौती बोल डाला, और उसका बड़ा इंपैक्ट इस बार के चुनाव पर पड़ा। होता क्या है कि बहुत से वोटर्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें किस पार्टी को वोट डालना है। वो कम या ज्यादा सभी पार्टी से नाराज भी है और उनके कुछ कामों से खुश भी रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का पनौती जैसा बयान इन न्यूट्रल वोटर्स को फैसला लेने में हेल्प करते हैं। उन्हें लगता है कि एक नेता के मुंह से प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है, और वो न्यूट्रल वोटर्स बीजेपी सपोर्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
राहुल गांधी का रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने जिस राज्य में कदम रखा, कैंपेन की, वहां से कांग्रेस का सुपाड़ा साफ हो गया। लेकिन फिर भी हमने राहुल गांधी को कभी पनौती नहीं कहा। हम क्यों कहे पनौती? भले वो पनौती हो, लेकिन हमें उन्हें पनौती कहने का कोई हक नहीं। हम अपना मुंह उन्हें पनौती कह के क्यों खराब करें। दूसरा बड़ा फैक्टर, राजस्थान में कन्हैया की मौत। आई फील कि यह भी एक बड़ा कारण रहा है कि वहां के कांग्रेसी हिंदू वोटर्स जो थे वो बीजेपी में कन्वर्ट हुए। बाकी देश में लोगों को बदलाव चाहिए, तो बदलाव होना भी एक रीजन हो सकता है कि इस बार कांग्रेस नहीं, बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। एक दूसरा परसेप्शन ये भी है लोगों का कि राहुल गांधी एक्चुअली बीजेपी के एजेंट है। उन्हें बीजेपी ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए ही फिट किया है। जैसे पिछले दिनों राहुल गांधी ने खुद तीनों राज्यों से कांग्रेस के सफाई की बात कही थी। फिर एक और सभा में उन्होंने कहा था कि हमारा असेसमेंट है कि एमपी में हम 150 सीट लेकर आएंगे, और फाइनल रिजल्ट्स में बीजेपी 150 सीट लेकर आई। लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। अब राहुल गांधी ने तो कहा ही था कि हम 150 सीट लेकर आएंगे, हमसे उनका मतलब बीजेपी से रहा होगा। खैर, अब इन इलेक्शंस के रिजल्ट से किसी के मन में ये शंका नहीं रही होगी कि असली पनौती कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम।